हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों, डेली नाइट टेस्ट सीरीज आज है हमारा देखिए भाग 50, जिसके देखिए आज हमारे पूरे 50 भाग कंप्लीट हो चुके हैं और जिससे हम जानते हैं सोने से पहले उत्तराखंड के डोज के नाम से। दोस्तों, आज इस भाग 50 में आपके लाइक शेयर कमेंट दोस्तों रुकने नहीं चाहिए। जम के दोस्तों आपने आज कमेंट करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों ज़रूर एक बार शेयर करना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप जब उसको लाइक शेयर कमेंट करते हैं ना तो उससे मेरा मनोबल बढ़ता है, मैं और उत्साहित होता हूँ कि आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेके आऊँ। दोस्तों, मेरा काम है आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज देना और आपका काम है दोस्तों उसको आगे को बढ़ाना। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि गढ़वाल कुमाऊं की गौरवशाली सैन्य परंपरा में किस फूल को वीरता और शौर्य का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। पूछा गया है, दोबारा पढ़ता हूँ कि गढ़वाल कुमाऊं की गौरवशाली सैन्य परंपरा में किस फूल को वीरता और शौर्य का प्रतीक माना गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होता है दोस्तों वह कौन सा, हमारा सी, बुरांस। थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, गढ़वाल कुमाऊं की गौरवशाली सैन्य परंपरा में वीरता और शौर्य का प्रतीक कौन सा, हमारा बुरांस है। दोस्तों अगर बुरांस की बात कहूँ तो अभी हमारा बुरांस का फूल खिल ही रहा है। फरवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक हमारा कौन सा बुरांस का फूल खिलता है। और दोस्तों हम बुरांस हमारा आपको पता ही है कि कश्मीर में हम बुरांस को बोलते इसको हम आर्डवाल के नाम से जानते हैं और हिमाचल प्रदेश में इसको बुरांसो के नाम से जानते हैं और मेघालय में दोस्तों इसको हम तिन सा के नाम से जानते हैं और कन्नड़ में हम इसको कौन सा, विली के नाम से जानते हैं और नेपाल में इसको गुरांस के नाम से जानते हैं। दोस्तों नेपाल का अगर हमारा राष्ट्रीय पुष्प है तो हमारा कौन सा है, हमारा बुरांस ही है और जिसको हम कौन सा, गुरांस के नाम से जानते हैं। दोस्तों बुरांस देखिए हमारा एक सदाबहार वृक्ष है, ठीक। और बात करते हैं कि बुरांस दोस्तों एक हमारा, बात को तो उत्तराखंड की दृष्टि से सौंदर्य का भी एक प्रतीक है। देखिए हमारा चैत का महीना अभी चल रहा होता है तो उसमें हमारा जो बुरांस का फूल है दोस्तों बहुत महत्व रखता है। कैसे महत्व रखता है, एक दोस्तों छोटा सा एक गाना लिखा हुआ है कि पारा भिड़ा बुरुसी फूलीगे मैं जय कोनू मेरी हिरुली आएगी। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये था कि पारा भिड़ा बुरुसी फूलीगे। देखिए होता क्या है कि बुरांस के जो लाल लाल फूल होते हैं ना, फूलों से आच्छादित हरे भरे जंगल को देखकर एक माँ क्या सोचती है कि हरे घाघरे में लाल पिछौड़ा ओढ़कर मेरी लाडली चैत के महीने में मायके आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे बुरांस का जो फूल का महत्व दोस्तों बहुत अधिक है, ठीक। और बुरांस का फूल दोस्तों यहाँ तक कि हमारे शारीरिक रूप से ही बताऊँ तो हमारे हृदय रोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक। तो कहीं बात करेंगे बुरांस के फूलों को या आगे कभी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल दूसरा प्रश्न जानते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय किसकी रचना है, कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का हिमालय किसकी रचना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है, बी, हरीश लखेड़ा। देखिए थोड़ा बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों पर कि उत्तराखंड आंदोलन स्मृतियों का जो हिमालय हमारा पुस्तक है दोस्तों हमारा हरीश लखेड़ा जी ने लिखी है। और मनसा वाचा कर्मणा उत्तराखंड उत्कर्ष पुस्तक हमें लिखी थी दोस्तों भूतपूर्व हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा। इस पुस्तक का दोस्तों विमोचन हमारे किया था के पॉल जोस्ट, यहाँ पर हमारे कौन थे, हमारे राज्यपाल मौजूद थे। और अगली एक पुस्तक और है कि कल्चरल ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो विश्वम्भर प्रसाद सती द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि किस स्थानीय पवन से तंबाकू की खेती को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है। तो दोस्तों किस स्थानीय पवन से, हाँ, तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों वह कौन सा, हमारा डी, कोयम्ब बैग। थोड़ा बात करते हैं देखिए कि तंबाकू की खेती को जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है दोस्तों वो हमारा कौन सा, कोयम्ब बैग है, जो कि दोस्तों हमारी जो स्थानीय हमारी जो पवन है ना यह हमारी इंडोनेशिया की तरफ चलती है। और अगला है कि गरजता चालीसा, प्रचंड चालीसा और चीखता साठा किसे बोलते हैं। तो दोस्तों पछुआ पवन को हम इन नाम से जानते हैं क्योंकि हमारी ये क्या है, हमारी प्रचलित पवन है। और जो हमारी ये है ना कोयम्बैग, ये हमारी क्या है, स्थानीय पवन है। और दोस्तों अंगूर की खेती के लिए हमारी जो स्थानीय पवन कोई लाभकारी होती है तो वो कौन सी होती है, हमारी फ़ोन होती है। और दोस्तों बात की फ़ोन कहाँ चलती है, तो दोस्तों सर्वाधिक जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है हमें स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। और इससे क्या होती है, अंगूर यहाँ पर जल्दी पक जाते हैं इससे। और यहीं पे दोस्तों हमारा कौन सा, आल्पस पर्वत में हमें सबसे ज़्यादा यह देखने को मिलती है। या आल्पस पर्वत बोलूँ या मैं आपसे क्या बोलूँ, स्विट्जरलैंड बोल दूँ। अगला कौन सा, हरमट हवा, सॉरी डॉक्टर हवा के नाम से किसे जानते हैं, तो दोस्तों हरमटन को हम डॉक्टर हवा के नाम से जानते हैं जो कि सहारा रेगिस्तान में चलती है।
और चौथा प्रश्न है कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रथम महिला, ठीक है, लेकिन आपसे ध्यान से पढ़ो क्या पूछा गया है कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय पूछा गया आपसे यहाँ पर, ठीक, कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों हमारे वह होती है बी, डॉक्टर अन्नापूर्ण नौटियाल जी। अब देखिए अंतर क्या है, देखिए थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम महिला जो कुलपति बनने का गौरव प्राप्त होता है वो डॉक्टर अन्नापूर्ण नौटियाल जी होती हैं। 2018 में इनको बनाया जाता है। और मैं बात कर रहा हूँ कि फिर गढ़वाल विश्वविद्यालय की जो प्रथम कुलपति हमारी महिला होती है दोस्तों, हमारा प्रोफेसर सुशीला डोभाल होती है, जिनको 1977 में हमारा कुलपति बनाया जाता है। और उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति बनने का जो गौरव प्राप्त है वो किसे, सुशीला डोभाल को है। अब बात क्या है, दोनों प्रश्न दोस्तों एक ही हैं, बस अंतर यह है क्योंकि जो हमारा हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय है ना, जिसकी स्थापना 1973 में होती है, अब हमारा कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय हो चुका है, तो इसलिए प्रश्न घूम गया ना पर कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कौन है, तो अन्नापूर्ण नौटियाल। अगर वहीं पूछा जाता कि प्रथम महिला कुलपति कौन है उत्तराखंड की, तो कौन सा, सुशीला डोभाल। और दोनों एक ही कॉलेज के, लेकिन अंतर कौन सा, केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाने के बाद, क्योंकि दोस्तों 15 जनवरी 2009 को हमारा कौन सा, यह हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय हमारा केंद्रीय विश्वविद्यालय बन जाता है, बस ये अंतर है। पांचवा प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का जो सर्वप्रथम प्रयास किस पुस्तक में किया गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर दोस्तों हमारा कौन सा है, वह है सी, राजतरंगिणी में। देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को जो क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया गया था वो राजतरंगिणी में किया गया था। और राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो हमारी किसकी है, कल्हण की है। और संस्कृत भाषा का जो व्याकरण की प्रथम पुस्तक होती है हमारी कौन सी, हमारी अष्टाध्यायी है। देखिए दोस्तों राजतरंगिणी जो पुस्तक है इसका हमारा कश्मीर के इतिहास से है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और अगला इसमें है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है हमारी कौन सी, अष्टाध्यायी है, जो कि हमारी किसी द्वारा, पाणिनि द्वारा हमारी क्या है, रचित है। और छठा प्रश्न है कि राज्य में जॉर्ज एवरेस्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा सी, मंसूरी में। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं कि जॉर्ज एवरेस्ट फेस्टिवल का जो आयोजन होता है दोस्तों हमारे कहाँ होता है, मंसूरी में होता है। और विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना होती है दोस्तों हमारे कहाँ होती है, वो भी मंसूरी में ही होती है। और कब विंटर नाइट जो कर्नवालिस का जो आयोजन पहली बार हुआ था दोस्तों 2013 में हुआ था। और तब से लेकर आज तक हमारा कौन सा आयोजन चलते हुआ आ रहा है। और क्यों, क्योंकि मसूरी में दोस्तों विंटर लाइन नामक एक प्राकृतिक घटना होती है। और वो कब होती है, दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट के वीक में। और बात करते हैं दोस्तों कि मसूरी के अलावा हमारा जो विंटर लाइन नामक जो प्राकृतिक घटना है कहाँ होती है, तो हमारे कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। सातवां प्रश्न है कि किस वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा कौन सा, बी, यजुर्वेद। देखिए थोड़ा बात करते हैं कि बलिदान विधि का जो हमारा वर्णन दोस्तों हमारा कौन सा, यजुर्वेद में है। और बात करते हैं जब यजुर्वेद, तो दोस्तों एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में गाया जाता है। और यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं ना, जो पाठकर्ता होते हैं उसको दोस्तों अधर्यु यहाँ पर बोला गया है। और एक और महत्वपूर्ण है कि भारतीय संगीत का वेद दोस्तों सामवेद को बोलते हैं, लेकिन जो सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं ना उनको उद्रार्थ हम बोलते हैं। आठवां प्रश्न है कि राज्य में ढोल दमाऊ प्रशिक्षण संस्थान और संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका जो किया जा रहा है, ठीक है, किया जा रहा है, तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है कौन सा, हमारा डी, गैरसैंण। देखिए थोड़ा बात करते हैं राज्य में ढोल दमाऊ प्रशिक्षण संस्थान की जो स्थापना की जा रही है दोस्तों हमारे कहाँ पर, गैरसैंण में की जा रही है। और उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान दोस्तों हमारे गोचर में है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई है। और जड़ी बूटी शोध विकास संस्थान हमारा गोपेश्वर में ही है, ये तो काफ़ी पुराना है, लगभग 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। एक बार चेक कर लें हैं किसको, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान को। और उसके बाद हमारा जय नंदा देवी स्वरोजगार शिक्षण संस्थान हमारे पीपल कोटी में है। और पीपल कोटी में हमारा कौन सा, मडुआ अनुसंधान संस्थान केंद्र भी स्थित है। तो आप लोग सबके सब आप लोग नोट करते हुए चलें। नवा प्रश्न है कि राय बहादुर तारादत्त गैरोला को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी। देखिए हम जो तारादत्त गैरोला ना इनको हम राय बहादुर के नाम से इनको जानते हैं। और बात करते हैं कि इनको राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी, तो इसका जो हमारा सही आंसर है दोस्तों हमारा कौन सा हुआ है, बी, 1917 में। देखिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे गढ़वाल की दृष्टि से। देखिए राय बहादुर तारादत्त गैरोला को राय बहादुर की उपाधि 1917 में मिली थी। और जो तारादत्त गैरोला है इनका जन्म दोस्तों 6 जून
1875 में हमारा टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत एक गांव है दोस्तों, दाल ढूंग करके गांव है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, क्योंकि इनका जो उपनाम है दोस्तों, गढ़वाल में जन जागरण का पिता व गढ़वाल का महर्षि, हम इन्हीं को बोलते हैं। और भी दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बताऊँ क्या है कि मैंने कल भी जब हम अजय पाल ने बात करा था, तो कप्पू चौहान पर अजय पाल की वीर गाथाओं का दोस्तों जो उल्लेख किया है ना, वो हमारे तारादत्त गैरोला ने ही किया है। तो ध्यान देना, दो महत्वपूर्ण कि गढ़वाल में जनजागरण पिता और गढ़वाल का महर्षि। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण है कि कुमाऊं का जो अधिवेशन हुआ था हमारा हल्द्वानी में, उस जो दूसरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता भी हमारे तारादत्त गैरोला ने ही की थी 1918 में हल्द्वानी में। और दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण एक हमारी रचना है, उसका नाम है कौन सा, सदेई, जो कि दोस्तों गढ़वाली काव्य रस प्रधान है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, गढ़वाली काव्य नहीं, गढ़वाली काव्य की करुण रस प्रधान दोस्तों, एक लिख भी दें आप लोग क्या, करुण रस प्रधान। और दोस्तों इतना ही नहीं दोस्तों, एक और सबसे महत्वपूर्ण, गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई थी 1901 में ना, जिसको गढ़वाल हितकर्णी सभा के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 19 अगस्त 1901 को हुई थी। उसका भी श्रेय दोस्तों हमारे तारादत्त गैरोला को ही जाता है। बहुत सारे काम थे, कभी जानेंगे अगली बार। फिलहाल देखते हैं अगला प्रश्न कि अजय पाल की प्रथम राजधानी कहाँ स्थित थी। तो दोस्तों अजय पाल की राजधानी का ये मतलब है कि इससे पहले जो राजधानी थी हमारे एकमात्र कहाँ थे, हमारे चांदपुर गढ़ी में ही थी। ठीक, और हालांकि भिलंग घाटी भी राजधानी होती है, लेकिन वो अलग चीज़ है। लेकिन ध्यान रखना, जो राजधानी थी कहाँ थी, चांदपुर गढ़ी थी, और इसीलिए अजय पाल की प्रथम राजधानी हमारी चांदपुर गढ़ी ही होती है। और चांदपुर गढ़ी से दोस्तों राजधानी स्थानांतरित हमारे कहाँ पर होती है, देवलगढ़ में होती है, जो कि अजय पाल की दूसरी राजधानी हमारी होती है, और वह सन होता कब, 1512 में। उसके बाद देवलगढ़ से फिर हमारी राजधानी दोस्तों स्थानांतरित होकर पहुंचती है कहाँ पर हमारे, वो पहुंचती है श्रीनगर, और दोस्तों बहुत सन होता है हमारा 1517। ये 3 के दिन आप याद रखना। और हालांकि दोस्तों जब हमारा श्रीनगर 1517 की बात होती है, इसके बाद जब राजधानी हमारी स्थानांतरित होगी तो आप लोग कमेंट करें कि श्रीनगर से हमारी राजधानी कहाँ स्थानांतरित होती है, पवार वंश की। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। कमेंट, लाइक, शेयर दोस्तों नहीं रुकनी चाहिए आज, क्योंकि 50वां भाग है, मनोबल बढ़ाओगे तो दोस्तों यह सीरीज और भी बेहतरीन तरीके से आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।